गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, तो एक बारी थोड़ा थोड़ा मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। उसके बाद हम आज की जो क्लास है हमारी वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बेसिकली आपको बताती है कि किसी गुड्स के जो खुद के प्राइस हैं वो कंज्यूमर की इनकम और जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं उनके चेंज होने से किसी भी जो गुड है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप की हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो स्टडी करी थी। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी है हमारे पास, इनकम इलास्टिसिटी है और ग्रोस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास है, हमने बात की थी पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। कि जो आपका प्राइस है उसमें परसेंटेज चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ई डी से। उसके बाद हमने इसमें जो देखा था कि इसके कितने टाइप होते हैं, इन टाइप की हमने स्टडी की थी कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 5 टाइप की होती है, इन्फिनिटी, जीरो, उसके बाद ई डी इक्वल टू 1 हमने देखा था, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। इसमें हमने इन्फिनिटी देखा था, जहाँ पे आपका प्राइस में छोटा सा चेंज जो है वो डिमांड में अनलिमिटेड चेंज ले आता है। उसके बाद हमने इलास्टिसिटी जो है वो ज़ीरो देखी थी, जहाँ पे हमारा क्या है, जो आपका प्राइस में कम या ज़्यादा चेंज आपकी डिमांड में जो है वो चेंज नहीं लेके आता। डिमांड आपकी हर कंडीशन में क्या थी, वो सेम रहती थी। जो यहाँ पे इलास्टिसिटी थी वो क्या थी आपकी, ज़ीरो के इक्वल। उसके बाद हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 देखी थी, जहाँ पे आपका जो प्राइस है और जो आपकी क्वांटिटी है उसमें इक्वल चेंज आता था। कि अगर आपका जो प्राइस है वो 50% तक कम होता है तो डिमांड आपकी क्या थी, 50% तक इंक्रीज हो जाती थी। तो इसका सॉल्यूशन हमने जो है बेसिकली फाइंड किया था। इसके बाद हमने जो हमारी इलास्टिसिटी है वो देखी थी, जहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 की जो इलास्टिसिटी थी उसके अंदर क्या था कि आपका प्राइस में थोड़ा सा चेंज भी क्या है, आपकी जो डिमांड है उसमें एक बड़ा चेंज लेके आता था। कि अगर आप मान लेते कि प्राइस में आपका चेंज हुआ है 25%, तो ये आपकी जो डिमांड है उसमें 50% का चेंज ले आता था। तो यहाँ पे हम 50 अपॉन में 25 करते थे तो आपकी जो इलास्टिसिटी आती थी, जब आप इसको कैंसिल करते थे तो वो आती थी 2। और 2 क्या है हमारा, ग्रेटर देन 1 को शो करता है। उसके बाद हमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 देखी थी, कि आपका जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज होने पर भी जो डिमांड है उसमें कम चेंज आता है। कि अगर आपका जो प्राइस है उसमें अगर जो आपका है 24% अगर वो कम हो गया, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कितनी हुई, वो इंक्रीज़ हम मान लेते हैं कि आपका 48%, जो सॉरी यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो चेंज हुई है कितनी, 12% हम इसमें मान लेते हैं। तो ये हमारा कितना होता था, 12/24। तो ये हमारा आ जाता है 1/2। यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी होती थी वो लेस देन 1 होती थी, कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होने से भी आपकी डिमांड जो है उसमें एक स्मॉल चेंज ही आता है। इसके बाद हमने इसकी मेज़रमेंट की बात करी थी। इसमें मेज़रमेंट में हमने जो इसके मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आपकी जो लाइव क्लास थी उसमें। एक हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है और एक हमारा था प्रोपोर्शनेट मेथड, या जिसको हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं। तो हमने ये देख लिए थे। तो आज जो है हमारा, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हमारा जो थर्ड मेथड है, पॉइंट मेथड जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं बिंदु विधि। अभी बिंदु विधि क्या है और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं, मेन बात आती है वो। देखिए, हमें पता है कि जो हमारे पास जो डिमांड कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम मान लें कि ये जो हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस लिए हैं हमने। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लिया है किसको,
क्वांटिटी को, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमें प्राइसेस दिया हुआ है। हमारे पास क्या है, एम एन एक डिमांड कर्व। एम एन क्या है, हमारे पास एक डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व के अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, और इस ए पॉइंट के ऊपर हमें क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पता करनी है। तो इसको हम पता कैसे करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम पॉइंट मेथड से निकालते हैं। बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम यहीं पे निकालने की बात करें तो इसके लिए एक हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम पॉइंट मेथड में देखें तो उसको हम बोलते हैं लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट मीन्स कि आपका जो ये ए से लेके एन तक का पार्ट है, यहाँ से ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लोअर सेगमेंट। ये हमारे पास क्या है, लोअर सेगमेंट है। और जो ये आपके पास जो पार्ट है ये वाला ऊपर का ए से लेके एम तक का, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं अपर सेगमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एन को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, ए एम से। तो इस तरीके से हम क्या है, जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाती है प्राइस इलास्टिसिटी। किस पॉइंट के ऊपर, जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ये ए, इस पॉइंट की इलास्टिसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉइंट दिया हुआ है बी, तो अगर हमें बी पॉइंट की इलास्टिसिटी फाइंड करनी है तो भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। अब हमारे पास जो लोअर सेगमेंट बनेगा वो कितना बनेगा, बी से लेके एन तक। लेकिन देखिए जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट, और एक जो आपके पास अपर सेगमेंट बनेगा वो बनता है आपका बी से लेके एन तक। तो बी एन अपॉन में बी एम हमारा क्या फाइंड करके देगा हमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बेसिकली इसका जो निकालने का जो फॉर्मूला है, हम बेसिकली जो हमने कल फॉर्मूला फाइंड किया था जिसके अंदर हमने परसेंटेज मेथड यूज़ किया था, तो सेम फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। उसकी हेल्प से क्या है, हम फाइंड करते हैं। और वो हम फाइंड कैसे करते हैं, हमारे पास फार्मूला था माइनस पी बाई क्यू अपॉन में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। ये फार्मूला बेसिकली हमने फाइंड किया था। इसी फार्मूले को हम क्या है यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि ये लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट होता क्यों है। इस रीज़न को हम क्या है यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो चलिए उसके बाद हम जो है स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेथड है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है लीनियर फंक्शन। सबसे पहले जो हम इसमें निकालेंगे वो है लीनियर फंक्शन, कि लीनियर जो आपका डिमांड कर्व है उसके ऊपर। लीनियर जो डिमांड कर्व है, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा कि लीनियर डिमांड कर्व होता क्या है। तो जो हमारे पास जब आपका डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे डिमांड कर्व आपको दिया हुआ है क्या, एम एन। तो एम एन आपके पास क्या है, एक डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व के ऊपर हम क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा में जो दिया हुआ है ये कर्व, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। जब भी आपका कोई भी डिमांड कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक सीधी रेखा हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डिमांड कर्व। तो इस डिमांड कर्व के अगर हमें निकालना है, ए पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलास्टिसिटी फाइंड करनी है तो हम किस तरीके से करते हैं वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसको मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, और ये वीडियो आपको बार बार रिपीट करके देखनी पड़ेगी ताकि आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। हमारे पास ओ एक्सिस है, इस ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है, और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने प्राइसेस को लिया है। एम एन हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व, और इस एन एम डिमांड कर्व के ए पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलास्टिसिटी फाइंड करनी है
तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, वही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। और वो फार्मूला हमारे पास क्या है, ए डी इक्वल है किसके, पी बाई क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। ये फार्मूला हम क्या है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम इन सभी की जो है वो वैल्यू निकाल के देखते हैं कि हमारे पास पी क्या है। पी इक्वल जो है हमारे वो है ओ पी के, और हमारे पास जो क्यू है वो क्यू किसके इक्वल है, वो क्यू है हमारे पास ओ क्यू के इक्वल हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी। तो पी से पी वन तक जो ये वाला पार्ट है आपका, पी से पी वन तक, ये हमारे पास है क्या, डेल्टा पी। और क्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू है हमारे पास ये पार्ट। तो हमारे पास डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी है हमारे पास पी पी वन। और आपके पास जो डेल्टा क्यू है वो कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू हमारे पास, ये डेल्टा पी था, ये डेल्टा क्यू कितना है, क्यू से और क्यू वन तक, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू। तो इन सभी को हम क्या है फॉर्मूले में रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं, और वो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ओपी दिया है, जो हमारे पास प्राइस है कितना, ओपी, इस ओपी के जगह ये जो हमारे पास ओपी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसकी जगह ए क्यू लिख दूँ तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक पी जो सॉरी ओ पी आपका क्या है वो इक्वल है किसके, ए क्यू के। तो इस ओ पी की जगह आप क्या रख सकते हो, ए क्यू। और जो आपके पास क्यू दिया है, क्यू कितना था हमारे पास, ओ क्यू। तो वो आपके पास जो ये ओ क्यू है, ये वाला पार्ट, ये हमारा किसके इक्वल होता है, इस पी ए के। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पी ए। उसके बाद अगर हम बात करें डेल्टा पी यानी कि प्राइस में जो चेंज है, पी पी वन की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी। पी पी वन की जगह हमने क्या रखा है, ए बी। और जो हमारे पास डेल्टा क्यू है, क्यू क्यू वन, इसकी जगह हम रख सकते हैं क्या, बी सी। तो हमारे पास क्या है, चारों चीज़ें हमारे पास आ गई। हमारे पास पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, डेल्टा पी है और डेल्टा क्यू है। तो इन सभी को हम क्या है अब एक जो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें हम रख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ था, इस फॉर्मूले के अंदर क्या है हम इनको रखते हैं। पी की जगह हम रखते हैं क्या, ए क्यू। ए डी इक्वल है हमारे पास किसके, माइनस ए क्यू अपॉन में पी ए, जो हमारे पास पी की जो हमारे पास क्यू की वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास क्या है, पी ए। तो यहाँ पे हमने रख दिया पी ए इनटू में हमारे पास क्या है, अब उसके पास हम डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू किसके इक्वल है हमारे पास, बी और सी। अपॉन में हमें क्या चाहिए, डेल्टा पी। डेल्टा पी हमारा पी वन जो है वो किसके इक्वल था हमारा, ए बी के। तो ये जो ए बी है इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, अब हमें जो है चारों वैल्यू मिल गई। तो हमें क्या है, अपना जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करना है। उस फॉर्मूले को जो प्रूव है वो हम कैसे करते हैं, अब एक बारी वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल हैं, उन ट्राइंगल्स को लेंगे। कौन सी ट्राइंगल, एक तो हमारे पास जो ये ट्राइंगल है ए बी सी, दो ट्राइंगल हम यहाँ पे लेते हैं। कौन सी, एक ट्राइंगल हम लेते हैं ए बी सी, ये जो आपका डिमांड कर्व है, एक तो हमने इसकी ये ट्राइंगल ले ली। और उसके बाद एक जो ट्राइंगल हम लेते हैं वो हम लेते हैं ये ए, उसके बाद क्यू एन और ए, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ये। यहाँ से हमने क्या है, दो ट्राइंगल ली हैं। ये ट्राइंगल, एक हमने ट्राइंगल ली है ए बी सी,
और एक ट्राइंगल हमने ली है ए क्यू एन। ये दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, और ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हैं हमारे पास, इनको हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। ये क्या है हमारे पास, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब ये जो हमारे पास जो है सिमिलर जो ट्राइंगल हैं, ये कौन से होते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं वो कौन कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनके जो साइड हैं उनका रेशो क्या है, इक्वल होता है। अब ये रेशो इक्वल क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स बेसिकली वो ट्राइंगल्स होती हैं जिनके जो साइड हैं उनके रेशियो इक्वल हो। जैसे अगर आपके पास ये, पहले हम मान लेते हैं आपके पास जो ट्राइंगल है वो है ए बी सी। ए बी सी में जो ए बी की लाइन है वो 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। जो आपके पास सेकंड ट्राइंगल है उसमें जो लाइनें हैं वो क्या है, 10 10 और 10। तो अगर आप इनका रेशियो निकालो तो दोनों ही ट्राइंगल का जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा। यहाँ पे जो ट्राइंगल है 5, अगर आप इन सभी को कैंसिल करते हैं तो आपके पास 1:1 आएगा। और अगर आप जो हम ए क्यू एन ट्राइंगल के अगर हम रेशियो की बात करें तो अगर आप इन्हें भी कैंसिल करते हैं तो सभी क्या हैं, अपने आप से कैंसिल हो जाएंगे 10-10 से। तो जो आपके पास रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 1:1। तो हर एक कंडीशन में जो इनका रेशियो आएगा साइड का वो इक्वल आता है। तो अगर इनका रेशियो इक्वल है तो आप की जो ये साइड है, आप इन साइड्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये रिप्लेस हम कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये ट्राइंगल है हम इनको नाम दे देते हैं कि हमारे पास जो है, एक तो हम नाम दे दें कि हमारे पास ये ए ट्राइंगल है और ये हमारे पास क्या है, बी ट्राइंगल है। तो इनकी साइड्स को हम क्या है, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं वो कि जो हमारे पास ए ट्राइंगल है इसमें जो हमने बी सी लिया है, ये इस बी सी की जगह हम क्या है, क्यू एन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है ये दोनों माना है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है और जो इनकी साइड हैं उनके रेशियो क्या है, इक्वल है। तो आपका जो बी सी है, जो हमारे पास बी सी है वो इक्वल है किसके, क्यू एन के। जो हमारे पास बी सी है वो हमारा है किसके, क्यू एन के इक्वल है। एक सेकेंड जी, तो ये हमारा पास क्या है, क्यू एन के इक्वल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ए बी है, ये वाला जो पार्ट है ये ए बी, ये इस ए बी की जगह हम क्या है, यहाँ पर रख सकते हैं ए क्यू। क्योंकि जो ए बी है उसका रेशियो इक्वल है किसके, ए क्यू की। तो इनको हम क्या है, रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूले में जो हमने वैल्यूज़ रखी थी उसकी जगह हम ये वैल्यूज़ क्या है, रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू रिप्लेस करके आती हैं वो हमारे पास क्या आएंगी कि हमने क्या करा, बी सी की जगह हम क्या रख दें, क्यू एन। तो इस बी सी की जगह हम रखते हैं क्यू एन। तो ए क्यू अपॉन में पी ए मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ बी सी अपॉन में ए बी। और इसकी जगह जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो वैल्यू हमें पुट क्या करनी है, सबसे पहले बी सी की जगह, इस बी सी की जगह जो हम रखेंगे वो हम क्या रखते हैं, क्यू एन। और जो हमारे पास ए बी है, इस ए बी की जगह हम क्या रख दें, ए क्यू। तो जब आप इन वैल्यूज़ को रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है, ए क्यू अपॉन में पी ए इंटू में क्यू एन अपॉन में ए क्यू। तो ये हमारे पास आ जाता है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वैल्यू ए क्यू से ए क्यू क्या है हमारे पास कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास क्या बचेगी, क्यू एन अपॉन में पी ए। ये हमारे पास क्या है, एक वैल्यू बचती है। तो उसके बाद जो है हमारे पास पी ए या ए पी जो है वो हमारे पास बच गई। अब इस ए पी की जगह हम क्या रख सकते हैं, जो हमारे पास ए पी है, इस ए पी की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ओ क्यू, ये वाली जो हमारे पास पहले वैल्यू हमने निकाली थी। यहाँ पे देखिए जो आपका ये शो करता है क्यू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पी ए जो हमने लिया है, इस पी ए की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, ओ क्यू। तो अगर मैं इसकी जगह पुट कर दूँ, इस पी ए की जगह ओ क्यू हम लिख देते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला नेक्स्ट जो बन के आता है, नेक्स्ट स्टेप में जो बन के आएगा वो आता है क्यू एन अपॉन में ओ क्यू। तो यहाँ तक ये हो गई, क्योंकि हमने निकाला है कि जो आपका पी ए है वो इक्वल था किसके, ओ क्यू। तो हमने इसको क्या करा है, रिप्लेस करा है, बस अभी तक इतना किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स और लेते हैं। अब ये ट्राइंगल्स कौन सी लेनी है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेकंड में इसमें थोड़ा सा स्पेस आपके लिए बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझना आसान रहे। तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो एक बार हम निकाल देते हैं और जो आपके लिए ट्राइंगल है वो बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको कौन सी ट्राइंगल लेनी है। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, हमें फिर से दो ट्राइंगल लेनी पड़ेंगी। और अब की बार जो ट्राइंगल हम लेते हैं वो एक ट्राइंगल हम लेंगे क्या, ए क्यू एन। ए क्यू एन, एक तो हमने ट्राइंगल ली ये, और एक ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ पर ए सॉरी एम ए और पी। एक ट्राइंगल हम लेते हैं ये एम पी ए बोल लीजिए या एम ए पी बोल लीजिए, जो भी आप बोल। तो उसके बाद हमने क्या है, दो ट्राइंगल्स ली हैं। कौन सी, एक हमने ट्राइंगल ली है ए क्यू एन, और एक ट्राइंगल हमने ली है क्या, एम पी ए। ये हमने दो ट्राइंगल्स ली, एक को नाम देते हैं ए और एक को नाम दे देते हैं बी। ये हमने दो ट्राइंगल्स ले ली। अब हमारे पास जो फॉर्मूला लास्ट में बच के आया था वो क्या बच के आया था, क्यू एन अपॉन में ओ क्यू। तो क्यू एन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, क्यू एन की जगह हम पुट कर सकते हैं पी ए। तो क्यू एन की जगह हम पुट कर लें पी ए। और एक और बात मैं आपको बताने भूल गया, ये दोनों भी क्या हैं, आपकी सिमिलर ट्राइंगल हैं। ये भी क्या है, आपकी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल हैं तो जो इनके जो साइड के रेशो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो आप क्या है, इनकी भी जो वैल्यू है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं कि क्यू एन की जगह आप पी ए लिख सकते हैं, और ए एन की जगह हम एम ए लिख सकते हैं, और ए क्यू की जगह हम क्या है, एम पी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या है, अब जो वैल्यूज़ हमें इस वाली जो चीज़ें हमारे पास आई थी उनकी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम एक बारी। उसमें क्या है, हमारे पास जो दो ट्राइंगल आई हैं और ये वैल्यूज़ हमारी क्या है, पहले दी हुई क्यू एन अपॉन में ओ क्यू। तो इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। और इसको हम चेंज क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्यू एन दिया हुआ है, इस क्यू एन की जगह हम पुट कर देते हैं ए एन। इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, ये वैल्यूज़, क्योंकि इनके जो सभी के जो रेशियो हैं, इनकी साइड जो है वो इक्वल है। तो जो हमारे पास ये है क्यू एन वो इक्वल है किसके, ए एन के।
और हमारे पास जो ओ क्यू है, ओ क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है। ओ क्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल था, ए पी के इक्वल था। जो हम यहाँ पे देखिए अब डायग्राम में हमारे पास क्या है, ओ क्यू, और ये ओ क्यू किसके इक्वल था, ये इक्वल था हमारा इस पी ए के। तो ये है, और ये हमारा ए पी के जो है वो किसके इक्वल है, अगर हम इस में देखें तो ये इक्वल है हमारा जो ए पी ए है, जो हमारे पास ट्राइंगल बी है। यहाँ पे देखिए बी वाली जो हमने ट्राइंगल ली है इसके अंदर कि जो आपका ये ए पी है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एम एन। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एम ए पुट हम कर सकते हैं। क्यू एन की जगह हमने पुट किया क्या, ए एन। ये आप इन छोटी ट्राइंगल्स में देखें जो हमने अभी बाद में ली है। यहाँ पे हमने क्या लिया है कि हमने क्यू एन की जगह पुट करा है क्या, ए एन, और पी ए की जगह हमने पुट करा है एम ए। तो हमने क्या है, अब क्यू एन की जगह हम रख देते हैं वैल्यूज़, क्यू एन की जगह हम रखते हैं ए एन, अपॉन में ए पी की जगह हम जो रखेंगे वो रखते हैं ए एम। ये हमने क्या है वैल्यूज़ फाइंड करी। जब आप इन वैल्यूज़ को अपने जो हमारे बड़ा वाला जो डायग्राम है जिसमें डिमांड करो कि जिस ए पॉइंट के ऊपर हमें इलास्टिसिटी जो है हमारी फाइंड करनी थी, तो वो क्या शो करता है कि जो हमारे पास ए पॉइंट है उसमें ए से लेके एन तक ये जो ए एन है, ये ए एन क्या शो करता है हमें, लोअर सेगमेंट, और हमारे पास एम ए या ए एम हमारे पास क्या शो करता है हमें, अपर सेगमेंट। इस तरीके से हम क्या है इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ए एन हमारे पास लोअर सेगमेंट है, और जो हमारे पास ए एम है वो हमारे पास क्या है, अपर सेगमेंट। तो इस तरीके से हम क्या है इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। ये वीडियोस आपको बार बार देखनी पड़ेंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैंने आपको क्या है ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है ताकि आप इसको मल्टीपल टाइम्स। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने फाइंड किया है वो फाइंड किया है कि जो अगर हम पॉइंट मेथड से हम अगर प्राइस इलास्टिसिटी को निकालें तो उसके लिए हमने एक फार्मूला भी फाइंड किया है कि लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, ये हमने फार्मूला फाइंड किया है। इसके लिए के अंदर जो चीज़ मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो वो अपने जो स्कूल है उसमें 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली मैं जो बात करना चाहता हूँ वो आपसे, वो हमने क्या है दो ट्राइंगल्स ली थी। अगर आपने वीडियो जब पीछे ध्यान से देखी होगी तो हमें कुछ ट्राइंगल्स ली कि एक हमारे पास क्या थी, हमने एक ट्राइंगल ली थी ए बी सी, जो हमने यहाँ से ली थी ये वाली ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल हमने ली थी ए एन और क्यू। तो एक हमने ट्राइंगल ली है ये हमारे पास क्या है ए क्यू एन, ये दो हमने ट्राइंगल लिए। ये ए ट्राइंगल मान लेते हैं इसको, और इसको हम मान लेते हैं बी ट्राइंगल। बेसिकली क्या है जो हमारी ए और बी जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए क्यू, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये क्या है हमारे पास, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ये कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं, कैसे पता करें कि ये सिमिलर ट्राइंगल। बेसिकली क्या है जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं
उनके एंगल जो है वो आपको देखने को सेम मिले, कि अगर ये जो हमारे पास ए एंगल है और जो हमारे पास ये बड़ी वाली ट्राइंगल है इसका ये एंगल है, तो अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। अगर हम बी की बात करें तो जो आपका बी वाला ट्राइंगल है, अगर ये आपका 90 डिग्री है ए के अंदर, तो यहाँ पर जो आपके पास बी जो है उसमें भी ये क्या होगा, 90 डिग्री का ट्राइंगल होगा। तो एक तो इनके सभी के जो एंगल हैं वो एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो आपके आमने सामने के एंगल होते हैं। कि अगर ए आपका 30 डिग्री के इक्वल था तो बी भी आपका क्या है, 30 डिग्री के इक्वल होगा। बी अगर 90 है तो ये भी आपका क्यू है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। प्लस जो इनका साइड का रेशियो है वो आपका इक्वल होता है। कि अगर हम बात करें, मान लेते हैं आपका ए बी जो है, ए जो आपके पास ट्राइंगल है उसका ए बी वो इक्वल होता है किसके, बी वाली ट्राइंगल के ए क्यू के। और उसके बाद हमारे पास अगर हम बी सी की बात करें ट्राइंगल ए में, तो वो इक्वल होता है किसके, क्यू एन के। और जो आपके पास ए सी है वो इक्वल होता है किसके, ए एन के। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बल्कि इनका जो अनुपात है, जो इनका रेशियो है वो इक्वल होता है। तो हम क्या है, इन्हें एक दूसरे की जगह पुट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी जब हमने फॉर्मूला जब हमने बनाया तो उस टाइम पे हमने पुट की थी इनकी वैल्यूज़। कि कई बार जब हमने क्या किया था, ए बी की जगह हमने पुट कर दिया था ए क्यू को, और जब हमने बी सी है उसकी जगह हमने पुट कर दिया था क्यू एन। तो उसका जो पुट करने का जो रीज़न है वो है हमारे पास ये सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनके एक तो जो देखने में जो है वो बिल्कुल सेम लगती हैं, लेकिन उनका जो साइज होता है उनके अंदर सिर्फ क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है। जो साइज है वो सेम नहीं होते, बल्कि जो उनके एंगल्स हैं, जो उनके जो साइड हैं, उनका जो रेशियो है वो सेम होता है। तो वो होती है हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आपका जब 10th क्लास में थे तो आपने मैथ्स में ये कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पे स्टडी किया होगा। तो ये चीज़ बतानी थी एक मेरे को आपको। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आप जो ये डिमांड कर्व है इसको हम नाम दे देते हैं क्या, एम एन। इस एम एन जो डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलास्टिसिटी जो है वो अलग अलग होगी। कैसे, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जो है इसको हम नाम देते हैं मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट के ए पॉइंट हमने इसको नाम दिया। तो पहला जो क्वेश्चन आता है कि आपका इस ए पॉइंट के ऊपर जो है वो ऑन पॉइंट ए, तो इस ए पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या है। तो हमने जो फॉर्मूला फाइंड किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, लोअर पोर्शन अपॉन में अपर पोर्शन। यानी कि लोअर पोर्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए एन है, और अपर पोर्शन क्या है हमारे पास, ए एम है। लोअर पोर्शन अपॉन में अपर पोर्शन हो गया। और यहाँ पे क्या है, दोनों ये इक्वल है। कि अगर ए एन जो है अगर वो आपका इक्वल है किसके, 5 के, तो आपका ए एम भी क्या है, वो 5 के इक्वल है। तो जब आप इसको कट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो ए पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 होती है। अब अगर हम देखें कि आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी है इसी डिमांड कर्व के पॉइंट बी पे, तो बी के ऊपर जो हमारी इलास्टिसिटी होगी उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एन अपॉन में अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट हमारे पास क्या है, डी एम। तो अब अगर हम इनकी वैल्यू रख के देख लें कि जो आपका लोअर सेगमेंट है वो जो है वो ज़्यादा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका 8 के इक्वल है। और जो आपका बी एम है इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, ये हमें सिर्फ एज्यूम करी है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं, कि न्यूमेरिकली अगर हम इसको बना के देखें तो उसके लिए है बस ये कि बी एम की जो वैल्यू है इसको हम रख लेते हैं कि ये हमारे पास
4। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 2। और ये 2 जो हमारी है वो क्या शो करती है कि ईडी आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो बी पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी हम फाइंड करेंगे वो हमारी क्या है, ईडी ग्रेटर देन 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट सी के ऊपर अगर हम इलास्टिसिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास एक सी पॉइंट, तो सी पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी हमारी क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है आपका लोअर पोर्शन इसमें क्या है, सी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर जो हमारा लोअर पोर्शन है वो सी एन अपॉन में सी एम। तो यहाँ पे सी एन की वैल्यू हम रख लेते हैं, सी एन छोटा एरिया है यहाँ पे, तो इस छोटे से एरिया के लिए हम मान लेते हैं कि वैल्यू आपने रख ली 2। सी एम ज़्यादा है तो इस ज़्यादा के लिए हमने वैल्यू मान लेते हैं, हमने रख लेते हैं हम कितनी, 6। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये आता है 1/3, और 1/3 हमें पता है कि ये 1 से क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, लेस देन 1। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, सी पॉइंट के ऊपर लेस देन 1। अब हमारे पास पॉइंट बचते हैं कौन से, एक पॉइंट M और एक पॉइंट N। इनके ऊपर इलास्टिसिटी आपकी क्या होगी। अगर हम बात करें पॉइंट N की, कि N पॉइंट के ऊपर हमारी इलास्टिसिटी क्या है, तो N पॉइंट के ऊपर जो आपका लोअर सेगमेंट है वो तो आपका क्या है, 0 ही है। और 0 को आप क्या है, किसी भी अगर वैल्यू से आप डिवाइड करते हैं, यानी कि अपर सेगमेंट के से अगर हम डिवाइड करें तो अपर सेगमेंट हमारा कितना हो जाएगा, N से लेके M तक कंप्लीट। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 के इक्वल। तो N पॉइंट के ऊपर जो आपकी इलास्टिसिटी है वो होती है इक्वल टू 0। उसी तरीके से अगर हम बात करें M पॉइंट की, तो M पॉइंट के अंदर क्या है आपकी इलास्टिसिटी को अगर हम फाइंड करने की बात करें तो यहाँ पे लोअर पोर्शन क्या है, N M हो जाता है, और जो आपके पास अपर पोर्शन है वो क्या है, 0 के इक्वल। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसके अनलिमिटेड चेंज जो सॉल्यूशंस होते हैं तो ये होती है इन्फिनिटी। तो M पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी है आपकी वो होती है आपकी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप इसके क्या है, हर एक पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे पास, कि अगर आपके पास जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हो और उसके अंदर जो आपका डिमांड कर्व हो वो आपका क्या हो, नॉन लीनियर हो। नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन कौन से होते हैं, जब आपका डिमांड जो कर्व है वो इस शेप में होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व। नॉन लीनियर डिमांड कर्व के अंदर हमारा क्या है कि हम किस तरीके से इलास्टिसिटी फाइंड करें। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपकी टच करेगी किसको, इस डिमांड कर्व के किसी पॉइंट को। तो हम यह मान लेते हैं कि आपका जो इस के अंदर जो है हमारे पास डी जो डिमांड कर्व है, इसके इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी डिमांड कर्व को। एक जो हमने लाइन ड्रॉ करी MN, ये टेंजेंट करती है किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट A। तो अब क्या है, हम जो हमने MN लाइन ड्रॉ करी है, जो डिमांड कर्व हमारे पास न्यू आया है, इसको आप न्यू डिमांड कर्व भी बोल लीजिए, जो भी अगर आप बोलना चाहें तो इसके जो है हमने लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और उससे हम क्या है इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, ED जो है वो कि आपके पास लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। तो ये क्या है, हमने फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लोअर सेगमेंट अब क्या बन जाएगा, लोअर सेगमेंट हमारा A से लेके N तक का जो पार्ट है वो हमारा क्या है, लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट हमारे पास क्या है, AN, और अपर सेगमेंट हमारे पास क्या है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि AM। ये हमारे पास क्या है, एक
अपर सेगमेंट। तो इलास्टिसिटी जो हमारी यहाँ पे होगी वो होगी AN अपॉन में AM। तो अगर आपको कभी भी नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन आ जाए और उसके ऊपर अगर आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी हो तो उस कंडीशन में क्या है, हम इस तरीके से इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो एक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए। उसके बाद एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट बचता है जिसके अंदर क्या है, हम एक शेप पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होती है, इस तरीके की आपकी शेप होगी। ये क्या है, आपके पास एक डिमांड कर्व, और इस डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो होगी 1 के इक्वल। चाहे हम पॉइंट A ले लें यहाँ पे, या कोई हम पॉइंट ले लें B यहाँ पर, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो आपकी इलास्टिसिटी है वो 1 ही होती है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। तो ये क्या है, हमारे पास एक शेप होती है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी रेक्टेंगुलर क्या होती है, जिसको हम आयत बोलते हैं हिंदी में, तो वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, दो डिमांड जो हमारे पास प्राइस हैं, दो अलग अलग कंडीशन लेते हैं। क्या? पहली कंडीशन केस फर्स्ट के अंदर जो रेक्टेंगल बनेगा वो क्या बनेगा, OP। और एक सेकंड में आपके लिए थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ ताकि जो आपको पॉइंट्स हैं वो क्लियर दिखे। जी, तो एक जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बनेगी केस 1 में वो क्या है, OPSQ। एक तो ये रेक्टेंगुलर है, और एक हमारे पास जो रेक्टेंगुलर आई है केस सेकंड में वो क्या है, वो है हमारे पास OP1C और Q1। अगर आप इन दोनों के एरिया को अगर आप चेक करेंगे तो वो एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो चाहे हम इसके पॉइंट S के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। और अगर हम बात करें पॉइंट C पे तो यहाँ पे भी आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होगी। क्योंकि जो रेक्टेंगुलर है इनकी जो एरिया अगर हम फाइंड करेंगे जब, तो वो हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। सेम चीज़ हमारी केस 30 में जो थर्ड है हमारा, उसमें भी हो जाएगी। उसमें जो आपका रेक्टेंगल बनेगा वो क्या बनेगा, OP2FQ2। तो इन सभी के अगर आप एरिया को निकालते हैं तो इन सभी का एरिया जो है, क्षेत्र जो है उसका, वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो आपकी इलास्टिसिटी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे, वो इलास्टिसिटी आपकी 1 होती है। तो एक ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है कि जो आपका कई बार हम डिमांड कर्व जो है वो इस तरीके से बना देते हैं। तो इस तरीके से जो आप डिमांड कर्व बनाते हैं उसका मीनिंग है कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डिमांड कर्व है जहाँ पर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल होती है। इसीलिए जब हमने, आपको याद हो तो हमने जब इलास्टिसिटी के, प्राइस इलास्टिसिटी के हमने टाइप पढ़े हैं, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाया था कुछ इस तरीके से, जहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी क्या थी, 1 थी। उसकी जगह अगर आप एग्ज़ाम में चाहें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व भी आप इस तरीके से थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप करें तो भी ठीक है, अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इलास्टिसिटी 1 को ही शो करता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हमारे पास बस इतना ही था। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन जो है अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।